अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। मुल्क में स्टेट पिलर्स को फतह करने का सिलसिला शदोमत के साथ जारी है। आइन महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है। जब 90 दिन में इलेक्शन की बात आती है तो आइन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है, और जब इस कागज के टुकड़े की जरूरत होती है तो आइन सुप्रीम हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का मखसूद निशिस्त का फैसला नागवार गुजरा तो हुकूमत ने खुद से आइन की तशरीह करके फुल कोर्ट के फैसले को ही खिलाफ आइन करार दे दिया, और जब जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जवाज बनाकर पुरअमन एहतजाज पर गोली चला दी। पार्लियामेंट को फॉर्म 47 से फिक्स किया गया तो आजादी इजहार राय के पर काटने के लिए पीका एक्ट में तरमीम कर दी गई। रह गया था मुल्क का अदालती निजाम, तो हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालती निजाम में ऐसा तूफान बर्पा किया है जो थमने का ताहाल नाम नहीं ले रहा। इस तरमीम के जरिए हुकूमत ने जुडिशल कमीशन में अक्सरियत हासिल की, और अब 11 के बजाय 10 फरवरी को बुलाए गए इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्री होने के इम्कानात हैं। इन 8 जजेस की तकर्री में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का नाम भी जेर गर्दिश है। हुकूमत को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फिक्र पड़ी है, और ये फिक्र दूर करने के लिए हुकूमत 3 हाई कोर्ट से जजेस ले आई है। आज की सीनियरिटी लिस्ट जारी होने के बाद हुकूमती मंशा काफी हद तक वाज़ेह हो गई है। आपको याद होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने गुज़िश्ता साल मार्च में उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत लिखा था कि उनके उमूर में एग्जीक्यूटिव की जानिब से मदाखलत की जा रही है, मगर उसका कोई नतीजा ना निकल सका। अब भी वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस चीफ जस्टिस याया आफरीदी से इस्तदा करते रह गए कि ऐसा जज ट्रांसफर का मामला आइन की रूह से मुतसादिम है, मगर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट को तब्दील करके जस्टिस सरफराज डोगर साहब को सीनियर प्यूनी जज बना दिया गया। आइन के आर्टिकल 200 और 194 के जो बहस है उसका बरादरी भी तकसीम का शिकार नजर आती है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब ने प्रेस एसोसिएशन की हलफ बर्दारी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर पर बात करना चाहता हूं। इस्लामाबाद वफाक की अलामत है, ट्रांसफर आइन के तहत हुआ, इसलिए मैं जजेस ट्रांसफर पर राजी हूं। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। वफाक पूरे मुल्क का है, सीनियरिटी का मामला हमारे पास ही आएगा तो जवाब मिल जाएगा। अभी इस बारे में तासुर कायम करने से गुरेज किया जाए। साथ ही चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट के केसेस के बैकलॉग का हवाला देते हुए कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस की जरूरत है। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को 6 नुकाती खत लिख दिया है। इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि पहला नुकता फ्रॉड इलेक्शन और मनी लॉन्डर्स को जितवाने से मुतालिक है, दूसरा नुकता 26वीं आईनी तरमीम, कानून की हुक्मरानी और अदलिया मुतासर होने पर है, जबकि बानी पीटीआई ने अलकादे ट्रस्ट केस फैसले का भी हवाला दिया है। तीसरा नुकता पीका का काला कानून सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के लिए लाया गया है, जिसके जरिए इजहार राय पर पाबंदी लगाना और मनपसंद आवाजों को आगे लाना मकसूद है। चौथा नुकता पीटीआई के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे, छापे और गोलियां चलाने पर है। पांचवां नुकता इंटेलिजेंस इदारों के काम से मुतालिक है, जबकि छठा नुकता फौज ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अवाम की हिमायत के बगैर नहीं जीती जा सकती। इस वक्त बात करेंगे ये जो पूरा एक लीगल एक कह लीजिए कि एक मेस क्रिएट हो गया है, और उस पर वकला बरादरी सरापा एहतजाज और बाकायदा तौर पे आज जो स्ट्राइक कॉल दी गई थी उस पर भी गुफ्तगू होगी। बैरिस्टर अकील मलिक साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, ऑल्सो दी स्पोक्स पर्सन, गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन है आप कानूनी उमूर के, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर अकील साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वीकेंड डेवलपमेंट तो आपके सामने ही अकील साहब, एक इम्प्रेशन बड़ा जोर पकड़ रहा है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो चाहती है कि अपने पसंद का कोर्ट हो, अपने मन पसंद जो है वो बेंच हो, अपने पसंद के जजेस हो, और जिस किस्म के इकदाम लिए जा रहे हैं उसके बड़ी फार रीचिंग रैमिफिकेशंस का पहले ही जजेस उठ खड़े हुए हैं। क्यों हुकूमत बज़िद है इस किस्म के इकदाम के लिए? और आज बाकायदा तौर पर जो सीनियरिटी लिस्ट भी जारी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उस पर भी आप जरूर कमेंट करिएगा कि कितने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस होने चाहिए वैसे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अलीना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, हुकूमत बिल्कुल कोई बज़िद नहीं है किसी भी इस मामले में, और आइन और कानून के मुताबिक जो ट्रांसफर्स हुई हैं ये तमाम तर सवाबदीदी इख्तियार सदर पाकिस्तान का है। एंड हिम बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ कोर्स उन्होंने कंसल्टेशन भी की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, मुतलका चीफ जस्टिस साहिबान जो सूबों से तीनों सूबों के हैं इस पूरे अमल में, और जब ट्रांसफर्स होके जज आए हैं तो हुकूमत की तो इसमें ना तो कोई जिद है ना ही कोई और मामला है। अब यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर है कि एक थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन ड्रॉ करना ज़रूरी है ट्रांसफ़र पे और अपॉइंटमेंट पे। अब ये चारों सूबों के जो हाई कोर्ट्स हैं बाशमूल इस्लामाबाद का हाई कोर्ट, ये एक बराबर हैं, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जब आपका आईन पाकिस्तान इस चीज़ को प्रोवाइड करता है और ये तमाम तर इख्तियार
सदर पाकिस्तान का है और सदर पाकिस्तान ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए, कंसल्टेशन करते हुए ये 5-6 लोग जो हैं, कम से कम ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि 5-6 लोग बाशमूल सदर पाकिस्तान, बाशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बाशमूल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट एंड जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, ये कम से कम 6 लोग, इन पे ये तो नहीं कहा जा सकता या ये तो एस्पर्शंस नहीं कास्ट की जा सकती कि ये 6 के 6 एक ही तरह की सोच रखते हैं या एक ही साइड पे इनका झुकाव है। कम से कम ये एलिगेशन तो नहीं लगनी चाहिए। एंड ओवर एंड अबव ये जो 3 जजेस हैं, इन्होंने अपनी कंसेंट दी, तो ये तमाम तर आइन के अंदर जो स्कीम है, जो आपकी आइन के साथ है, उसके अंदर उसी आर्टिकल 200 का हवाला जो आप दे रहे हैं कि प्रेसिडेंट के साथ मशावरत, और मशावरत के भी हवाले से बाकायदा तौर पर जो 5 जजेस से लेटर भी लिखा था उसमें अल जिहाद केस का भी हवाला दिया गया। कंसल्टेशन के मुताबिक भी बोला गया कि जी वो एक मीनिंगफुल, एक इफेक्टिव, एक कंसेंसस ओरिएंटेड कंसल्टेशन जो है वो होनी चाहिए थी। जो इस वक्त नजर आ रहा है और बज़ाहिर जो एक तासुर बन गया है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत ने पहले 26वीं आईनी तरमीम के तहत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका है और अब आया कि आप लोग की इंटेंशन जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के लिए अब उनको रेस से बाहर करना था। नहीं, कतन ये भी एक गलत जो है तासुर दिया जा रहा है। तो सर ये फिर फ्रेश ओथ क्यों नहीं ले लिया अंडर आर्टिकल 194? ले नहीं सकते, यही तो बात है कि उसमें फ्रेश ओथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आपके आर्टिकल 200 में ऑलरेडी मौजूद है कि सदर पाकिस्तान किसी भी जज को ट्रांसफर कर सकता है प्रोवाइडेड उनकी कंसेंट हो और कंसल्टेशन का प्रोसेस हो। आई एम श्योर कि उन्होंने अल जिहाद ट्रस्ट केस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए वो कंसल्टेशन की होगी। अब मीनिंगफुल कंसल्टेशन का ये तो मतलब नहीं है कि फिजिकली आपने जाके उनसे मिलना है। आई एम श्योर उनकी मुलाकात अगर नहीं हुई तो उनका फोन पे राब्ता हुआ होगा। कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि योर फिजिकल प्रेजेंस हैज टू बी देयर। और ये जहां पे आपने कहा कि किसी एक मौजूद जज का रास्ता रोकना, ये भी गलत एक एस्पर्शन कास्ट की जा रही है, गलत एलिगेशन है। अब जब इस्लाम 175A है जेसीपी में, जब तमाम तर चीजें कंसिडर होनी है चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, तो उसमें भी मैं कहूं कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, उनमें से किसी एक की सिलेक्शन नहीं है। और उन 3 सीनियर मोस्ट जजेस में बैरिस्टर साहब आपकी इत्तला के लिए जो सीनियरिटी लिस्ट भी आज आपकी नजर से गुजरी होगी वो भी जारी हो चुकी है। उसमें सबसे जो प्यूनी जज हैं, सीनियर प्यूनी जज, वो जस्टिस फराज डोगर साहब ही है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो उनके हाई कोर्ट की है वही कंटिन्यू करेगी, उनकी सीनियरिटी वहीं से कंटिन्यू करेगी। लेकिन बैरिस्टर साहब आज तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा था कि ये जब मामला मेरे पास आएगा तो मैं इसको देख लूंगा। तो आई एम श्योर कि वो देखा होगा इस तमाम तर मामले में, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पास एंड क्लोज उससे पहले ही जारी कर दी गई। जिस उस लेटर में भी हवाला दिया गया है अलीना साहिबा के PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, जस्टिस फरूख इरफान ने अपनी सीनियरिटी के हवाले से वो तमाम तक चैलेंज किया हुआ था कि 19 फरवरी या 20 फरवरी 2 जज साहिबान के बीच में ये मामला था, और उस पर भी एक डिसीजन, एक रूलिंग आ चुकी है तमाम तर मामले पे। और इसमें आई डोंट थिंक इट्स नॉट फॉर अस टू डिसाइड कि किसकी सीनियरिटी क्या है, बिकॉज उनकी डेट ऑफ ओथ से तमाम तर मामला ये होगा। और बिल्कुल ये एक आईनी स्टेप है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है जिसको सदर पाकिस्तान ने ठीक है अकील साहब, लेकिन आप लोग क्या अफोर्ड, मौजूदा हुकूमत ये कर सकती है कि रियासत साहब स्टूडियो में भी मेरे साथ मौजूद है, अभी आप उनकी भी कमेंट जरूर सुन लीजिएगा। उन्होंने स्ट्राइक कॉल करी रखी और स्ट्राइक काफी सक्सेसफुल थी और ये आगे जारी भी रह सकती है, वो रियासत साहब भी बताएंगे। लेकिन क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त वकला को, इस वक्त जर्नलिस्ट को, इस वक्त ऑपोजिशन को सड़कों पर अपनी अपनी ग्रीवेंसेस को लेकर वो उठ खड़े हुए हैं? देखिए, आज वकला में से भी कई वकला ने जाके इन जज साहिबान को मुबारक भी दी, फूल भी पेश किए, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं ये डिसएग्री कर रहे हैं। तो नहीं, थोड़ा सा मैं ये जरूर कहूंगा, रियासत साहब इस बात पे कम से कम जरूर एग्री करेंगे। जब जस्टिस आमिर फारूक साहब को उनकी एलिवेशन थी, पंजाब से थी, तो तमाम तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ने उस वक्त ये बहुत इस पे शोर वावेला भी किया था, और उन्होंने कहा था कि नहीं, पंजाब से जज क्यों ले आए हैं आप। लेकिन फिर 15 दिन की स्ट्राइक रही और उसके बाद फिर मामला दुरुस्त हो गए। लेकिन अभी जो 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी रिसेंटली जो 2 अपॉइंट हुए हैं वो इस्लामाबाद से ही लिए थे। रियासत साहब, यही तो कह रहा हूँ कि फेडरेशन का, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि तमाम तर सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अभी 3 जजेस इस्लामाबाद से ही हैं और बलूचिस्तान से ऐड 2 और करने थे, 2 और ऐड करने थे, आपने 3 और लेकर आ गए हैं, मजीद 5 की इंडक्शन हो गई है, 12 पे रहना चाहिए। आप जेसीपी के देखिए, जेसीपी के अंदर कंसिडरेशन हुई थी, जो 2-3 सीटें खाली थी, मेरिटोरियस एंड एक्सीलेंट चॉइसेस, लेकिन
वो काफी यंग थे, इसलिए क्योंकि अब मेच्योर जजेस की तरफ भी आपने कम से कम मामला लेके जाना है कि जजेस मेच्योर होने चाहिए और सबको फ्लेवर मिलना चाहिए इस्लामाबाद का और इस्लामाबाद वालों को बाहर का। बट सर, इस्लामाबाद आपको पेंडेंसी ऑफ द केसेस का भी हवाला दिया जा रहा है, वो इस्लामाबाद में नहीं थे, वो लाहौर में पेंडेंसी ऑफ द केसेस। रियासत साहब की अब बात सुन लेते हैं। जी रियासत साहब, चीफ जस्टिस के भी आपने रिमार्क्स दिए। अलीना, जितने अकील भाई ने सवाल उठाए मैं उनको वन बाय वन एड्रेस करना चाहूंगा। नंबर 1 उन्होंने कहा है कि जी वो एक सीनियरिटी के हवाले से एक जजमेंट रेफर किए, ये ट्रांसफर करके वहां ले जाके वहां पे सीनियरिटी पे वो जजमेंट नहीं है, वो उसी सेम हाई कोर्ट के अंदर जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट या उसकी एज है उसके हवाले से वो जजमेंट है कि उसी हाई कोर्ट के अंदर सीनियरिटी किस प्रिंसिपल पे तय होगी। दूसरी बात इन्होंने कहा जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने 22 की लिस्ट भेजी, 2 जजेस की हैं, इसलिए उन्होंने बाकी नहीं किए, चूंकि 3 इन्होंने ये लाने थे, ये मेला फाइडी ये थी। अब आप ये उसकी जस्टिफिकेशन देते हैं कि जी मेच्योरिटी की वजह से हमने नहीं किया, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दे, आपने क्यों 40 ईयर एज की है जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? तो ये जो आप मेच्योरिटी का सवाल उठा रहे हैं ये आपकी अपनी जाती एक सोच तो हो सकती, लेकिन आइन के ऊपर तो ये हावी नहीं हो सकती। तीसरी बात ये है कि आपने चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं इसको जुडिशल कमीशन में देख लूंगा, तो आपने आज कैसे डिस्टर्ब कर दी। फिर आपने कहा कि जी ये सदर साहब ने किया, और सदर साहब को नजूम आ गई कि इस जज को उठा के यहाँ लाना है, और फिर आपने मशावरत की होगी, छोड़ दे, मुशावरत भी हो तो ये तजर्बा आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे करना है, कोई और सूबा कोई हाई कोर्ट और आपको अवेलेबल नहीं थी। आपने इस्लामाबाद देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह साहब को 26वीं तरमीम करके रोका गया, यहाँ पे मोहसिन अख्तर कैनी को आपने इसलिए रोका गया। बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल अपरेंटली हमारी इस बात की तकवीयत देती है कि जो आर्टिकल 200 की बात कर रहे हैं अकील भाई, आपकी बनाई हुई जो आपकी अमेंडमेंट है 26वीं, उसमें 175 ए के अंदर लिखा हुआ है कि 3 मोस्ट सीनियर पर्सन में से आपने चीफ जस्टिस लगाना है। तो आपको क्या एकदम से इतना उबाल उठा कि आप बाहर से जजेस लेके आ गए और आपने वो कर दिया है और आप उसको चीफ जस्टिस भी लगाना चाह रहे हैं? भाई बात है वो उस हाई कोर्ट के जज है, उस हाई कोर्ट में रह गए। यहाँ पे अगर टेम्परेरी आप लाते भी हैं कि सीनियरिटी आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते उनको, आप ये मेला फाइट ये लिख अलीना लिख लो, इन्होंने डोगर को चीफ जस्टिस बनाना है, ये मेरी बात लिख लो। और ये है जो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट के पार्ट में मेले से और मेला फाइट, और ये मेरी बात सेकंड होगी आपको, ये मंशा नहीं है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब का रास्ता रोका जा रहा है। अकील साहब बता दीजिए रियासत आजाद साहब को, आप लोग का ये इंटेंशन नहीं है? मैं बिल्कुल रियासत साहब की बात मैंने सुनी है, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ अलीना साहबा के ये मेरा आपका या रियासत साहब का काम नहीं है, ये चीफ जस्टिस की जो तैनाती होनी है या जो कंसिडरेशन टॉप 3 सीनियर मोस्ट से होनी है ये जेसीपी ने करनी है। उसमें वो जेसीपी जिसके हवाले से पिटीशन इतनी सारी अब दर्जन भर जो है वो मजीद चली गई है सुप्रीम कोर्ट में, जो भी कह रही है उसमें मेजॉरिटी पॉलिटिकल नॉमिनीज है वो जेसीपी। मैं कैसे कह दूं कि कौन चीफ जस्टिस हो सकता है कौन नहीं हो सकता? कम से कम वो वहां पे तो कम से कम जो डिसीजन होना है, और अभी तो हुआ भी नहीं। अकील साहब लास्ट में सिर्फ ब्रीफली मुझे ये जानना है, आज आर्मी चीफ को इमरान खान साहब ने खत लिख दिया है 6 नुकाती, और आप सबको उसमें आप सबका जिक्र है कि किस तरह से जो वो कहते हैं मनी लॉन्ड्रर्स को जो है वो जितवाया गया 8 फरवरी को गुज़िश्ता साल, और साथ साथ जो इंडिपेंडेंट सेनेटर है वाउडा साहब वो भी कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के पास इस वक्त सारा कंट्रोल है, वो इस वक्त मुल्क को लीड कर रहे हैं। सो क्या आपकी हुकूमत ने रोल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एब्डिकेट कर दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं एब्डिकेट की, और हम बिल्कुल विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स हम अपना अपना काम जारी रखे हुए हैं। ये एलिगेशंस तो बिल्कुल लगाई हैं उन्होंने, और वो एलिगेशंस खत लिखने का जो असल मकसद है वो कुछ और है। अब खत तो उन्होंने भेजा है, उन्होंने अपनी विजडम से जो चीजें वो समझते हैं उन्होंने लिख के एड्रेस की हैं। इस खत का फेट भी यही होना है कि ये अनडिलीवर होगा एंड रिटर्न टू सेंडर होगा। तो ये खत भी इसका कोई ना सिर होगा ना पैर होगा, ना ये खत के कोई मामलात होंगे। मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ अलीना साहिबा के बिल्कुल जो एलिगेशन मनी लॉन्ड्रर्स की लगाई है कि मनी लॉन्ड्रर्स को जिताया गया है, तो बिल्कुल आज उसका जिक्र शौकत यूसुफ साहब ने भी किया, और उन्होंने कहा कि 35 ऐसे हल्के हैं जिनको वो जानते हैं, जो पीटीआई के लोग जीते हैं, वो बयान हल्फिया दे के जीते हैं। पहले तो इसकी वजाहत हो, और उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को फॉर्म 47 के लोग कह दिया है, तो कम से कम इसकी वजाहत तो पहले कर दें, उसके बाद खतों किताब। राइट, और आप जिस तरह कह रहे हैं कि अनडिलीवर्ड और रिटर्न टू सेंडर जो है उसके मोड में नजर आएगा। थैंक यू सो मच अकील साहब ज्वाइनिंग अस। रियासत साहब हमारे साथ डिस्कशन का एक ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद हमें मजीद गेस्ट ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए।
इस वक्त ज्वाइन करें हसन रजा पाशा साहब, सीनियर माहिर कानून है, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल। पाशा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ पैनल में शामिल हैं मुइज़ जाफरी साहब, सीनियर माहिर कानून। मुइज़ जाफरी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। रियासत आज़ाद साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे साथ ऑलरेडी स्टूडियो में मौजूद हैं। पाशा साहब, आप आज जबकि सीनियरिटी लिस्ट भी सरप्राइजिंगली जारी हो गई है, ऐसे में कि जब चीफ जस्टिस साहब खुद कह रहे थे कि ये मामला मेरे पास सीनियरिटी का जब आएगा तो वो खुद देख लेंगे, आपके ख्याल में ऐसा ही हुआ है, ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नजर आता है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है कि ये ट्रांसफर हो सकती है, तो उसका जवाब तो है हाँ का, कि आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये सदर मुमलिकत को इख्तियार देता है कि वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के जजेस को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुतलका जो हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस से और उस जज से मशावरत करके उसकी कॉन्सेंट लेके तो ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बिल्कुल आइन में मौजूद है। अगरचे ये 200 आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इस्तेमाल ना होने का मतलब ये नहीं है कि रिडंडेंट हो गया। अब बात आती है कि क्या नीयत थी, किस नीयत से ये किया गया, या इसके पीछे क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये ट्रांसफर की गई। तो यकीनन आप बताएं ना क्या नीयत थी। मैं यकीनन एक बात जो है वो कहूंगा कि जो सामने नजर आ रहा है वो तो यही है कि जो इस्लामाबाद के ऊपर वाले 3 जजेस हैं, स्पेशली जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उनको इग्नोर करने के लिए कि वो चीफ जस्टिस ना बन सके, तो ये की गई। और इस्लामाबाद में जस्टिस सरफराज डोगर साहब को लाहौर हाई कोर्ट से लाया गया। अब उनका आना अपनी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, और उनका यहाँ पे लगाना और इसकी जो आगे से जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो सामने आने शुरू हो गए हैं कि वो एज सीनियर प्यूनी जज वो उनको बना दिया गया और वो बैठ गए और वर्किंग शुरू कर दी। तो ये दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे हकीकतें हैं। आप लोगों को भी समझाइएगा मुइज़ साहब के आखिर मसला है क्या, इशू है क्या, और क्या वाकई में अभी बैरिस्टर अकील साहब कह रहे थे कि आर्टिकल 200 जो है वो फॉलो हुआ है, 194 की जरूरत नहीं पेश आती, ट्रांसफर के मामले में फ्रेश ओथ नहीं लेने की जरूरत होती। सो क्या वाकई में ऐसा कुछ है जो हुकूमत छुपा रही है? जी बहुत शुक्रिया अलीना। देखें, पहली बात यह है कि ट्रांसफ़र का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 200, उसकी अगर आप लैंग्वेज पढ़ें, उसी के अंदर जो एड हॉक जजेस होते हैं उसका भी जिक्र वही है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये एक ट्रांजिएंट टेम्पररी आर्टिकल है। ट्रांसफ़र की नीयत कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए दी गई है कि अगर किसी हाई कोर्ट को किसी एक मखसूस स्पेशलिटी रखने वाले जज की अगर ज़रूरत हो, या फिर उस हाई कोर्ट के अंदर एक इंडिपेंडेंट माइंड का एक अलग प्रोविंस से जज को एक लार्जर बेंच में शामिल करने की ज़रूरत हो, या फिर एक तरह की स्पेशलिटी की ज़रूरत हो, इसलिए ट्रांसफ़र की गुंजाइश जो है कानून में रखी गई है। यहाँ पे ट्रांसफ़र की जो गुंजाइश है उसको अब्यूज़ अज खुद नहीं किया। अब्यूज़ वहाँ बनना शुरू होती है कि जब ट्रांसफ़र करके इन जज साहिबान को उनकी सीनियरिटी उनके पास रखी जो कि उनकी अर्लियर कोर्ट की थी। जुडिशल सर्विस जो है वो कोई एक फोर्टिफाइड सर्विस नहीं है, सिविल सर्विस की तरह नहीं है। हमारे जो जजेस हैं वो अफसर शाही का हिस्सा नहीं है कि आप उनको ट्रांसफ़र करके उनकी ओरिजिनल पर्क्स एंड पोस्टिंग्स के तहत चलाते हुए उनको एक महकमे से दूसरे में भेज दें। ये हाई कोर्ट जो हैं ये अज खुद इंडिपेंडेंट सॉवरेन एंटिटीज़ हैं, प्रोविंस के हाईएस्ट कोर्ट्स हैं। इसीलिए जब इनसे एलिवेट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो अलग से ओथ ली जाती है। इसीलिए ये प्रोसेस के अंदर इस तरह अब्यूज़ लाना, और सिर्फ इसलिए अब्यूज़ लाना कि एक आपके मनपसंद कैंडिडेट हैं जिनको आपने सीनियरिटी के अंदर चीफ जस्टिसशिप के लिए एलिजिबल करना है, ये जो बाकी 2 कैंडिडेट्स हैं ये महज शोर हैं, दे आर जस्ट नॉइज़। राइट। और गुज़िश्ता साल आपने जहाँ कहा कि आज अगर 5 जजेस ये लेटर लिख रहे हैं, गुज़िश्ता साल भी 6 जजेस ने, और इनमें काफ़ी वो भी नाम शामिल है जो कि 6 जजेस की लिस्ट में शामिल थे, उन्होंने गुज़िश्ता साल भी इंटिमिडेशन, और आपको याद होगा किस तरह से सर्विलेंस की जा रही थी जजेस के घरों में, किस तरह से उनको हरास किया जा रहा था, वो सब कुछ सामने रखा। लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि बलूचिस्तान से जज साहब आए हैं। जो पिछले बलूचिस्तान से जज साहब हैं उन्होंने शिकायत की थी कि मेरे वालिद को क्वेटा से लाके मेरे घर के दरवाजे पे खड़ा कर दिया था। राइट। रियासत साहब, अभी जो पाशा साहब भी कह रहे थे कि रोटेशन ऑफ जजेस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भी जो एलामिया सामने आया है, उन्होंने तो अगेन चीफ जस्टिस साहब वाली पोजीशन ही रिएटरेट की है। उन्होंने कहा कोशाइन है रोटेशन ऑफ जजेस अमंग अदर हाई कोर्ट्स, वो कहते हैं बड़ी एक हेल्दी एक्सरसाइज है। पाशा साहब कहते हैं आप भी इसके हक में थे।
देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना, बात ये पाशा साहब मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से ये बात की। हमने 2018 में एक मुतालबा किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का हमने नहीं कहा था, हमने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए ये कहा था। और ये पार्लियामेंट जिसने आज जुल्म करके अदलिया को गले से दबोचा है 26वीं तरमीम करके, इस पार्लियामेंट से एक पार्लियामेंटेरियन, हम पार्लियामेंट के सामने गए थे, बाहर नहीं आए थे। पाशा साहब ये नोट करना, सिवाय बैरिस्टर सैफ के उन्होंने हमारे साथ इज़हार यकजहती की थी, आपने वहां तो कुछ किया नहीं। आज आप लोगों को और गवर्नमेंट को ये याद आ गया कि जजेस की ट्रांसफर करनी है, यानी इस प्रोसेस को, इस आर्टिकलों को मिसयूज और अब्यूज करने के लिए कि आप उस देखें, अगर आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन में है तो आर्टिकल 175 ए भी तो 26वीं तरमीम में है ना, जिसको हम नहीं मानते, आप तो मानते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जो मोस्ट 3 सीनियर जजेस होंगे उनमें से चीफ जज। आपको क्या ये अपेरेंटली लोग झल्ले इस मुल्क के अंदर जो बसते हैं उनको नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह को कैसे रोका गया 26वीं तरमीम ला के? इनको नहीं पता कि मोहसिन कियानी को अब आपने सीनियर प्यूने से आपने सेकंड 3rd नंबर पे कर दिया है। ये लोग समझते हैं हम किसी शख्सियत के साथ नहीं है, हम इदारों के साथ हैं, हम इदारों की आज़ादी चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी आपने फतह कर लिया, आपने पार्लियामेंट को भी फतह कर लिया, आपने पीका एक्ट बना के जर्नलिज्म को भी फतह कर लिया। अब आपने आखिरी जो आपका मोर्चा है, आप जिसकी तरफ पेशकदमी कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करना वो रहता है, वो भी आपने कर लेनी और आपने कर लिए, लेकिन हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। एहतजाज जारी रहेगा। पाशा साहब, क्यों नहीं एक प्लेटफॉर्म पे पूरी जो मुल्क की वकला बरादरी है वो इकट्ठे नजर आती, जहां पर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इस तरह से सरीहन उसकी हमें अंडरमाइन होते वो नजर आए इन इकदामात के पेश नजर, जहां जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका इजलास 11 फरवरी को रखा गया, फिर 10 तारीख को अब रीस्केड्यूल कर दिया गया, उसमें पॉलिटिकल नॉमिनीज होने पर बाकायदा तौर पे जो मुल्क के सीनियर वकला हैं वो पिटिशंस दायर करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। रियासत आजाद साहब ने भी खुद दरख्वास्त दायर कर रखी है, वो इजलास करने जा रहे हैं, वो 8 जजेस की तकर्री चाहता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पेंडेंसी ऑफ द केसेस बहुत ज़्यादा हैं और लिहाजा मजीद जजेस की जो है वो ज़रूरत है। क्यों नहीं सब इकट्ठे हो पाते एक पूरे प्लेटफॉर्म पे पाशा साहब? अलीना, यही बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आज सिंध हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट की एक प्रेस रिलीज आई जी, आज पंजाब बार काउंसिल की एक प्रेस रिलीज आई, आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की एक प्रेस रिलीज आई, आज कल जो है वो इस्लामाबाद बार काउंसिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की प्रेस रिलीज आई और उन्होंने आज माशाल्लाह बड़ा अच्छा कन्वेंशन भी किया। मेरे भाई उसमें रियासत आज़ाद साहब क्योंकि लीडर हैं वहाँ के और पेश थे। आई अप्रिशिएट हिम कि इन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया, अपनी आवाज़ बुलंद की। बात सिर्फ इतनी है कि जब इस तरह की सूरत हाल हो तो बीइंग रेगुलेटर हमारे फ़राइज़ कुछ और हैं। यकीनी तौर पे हम चाहेंगे कि ये जो वकला में इस वजह से तफरीक हो रही है या आपस में वो उलझने के लिए वो सूरत हाल पैदा हो रही है, इसको हमने रोकना है। तो इंशाल्लाह 6 तारीख को हमने मीटिंग रखी है, उसमें हम तकरीबन तमाम बार काउंसिल्स को ऑन बोर्ड करेंगे। ये हमारे पार्ट एंड पार्सल हैं, इस्लामाबाद बार काउंसिल के जो मेंबर हैं और जो बाकी जो हाई कोर्ट बार हैं और इसी तरह बाकी उन सबको बुला के ऑन बोर्ड करेंगे और एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि तमाम इवन सुप्रीम कोर्ट बार की भी प्रेस रिलीज आ गई, लेकिन पाकिस्तान बार की तरफ से नहीं आई, क्योंकि हम कंट्रोवर्शियल नहीं बनना चाहते। जो पेरेंटल रोल है हम वो परफॉर्म करना चाहते हैं और हम इन सबको ऑन बोर्ड लेके एक नुक्ते पे लेके आना चाहेंगे कि कम से कम यकजा होके हमारी आवाज बाहर निकले कि हम क्या चाहते हैं। मुई साहब, आखिरी सवाल आपसे सर, ये जो तमाम इकदामात लिए जा रहे हैं, आपके ख्याल में दुनिया भर में जो हमारी जुडिशरी है उसकी रैंकिंग आपको किस हद तक इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है? और आज जो चीफ जस्टिस साहब का मैंने हवाला दिया कि वो कह रहे हैं कि वो रोजाना की बुनियाद पे 30 से 40 केसेस जो हैं वो सुन रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी एक जो ज़ेर इल्तवा केसेस है उसका बैकलॉग ख़त्म करना है और मजीद जजेस की ज़रूरत है। आपके ख्याल में पेंडेंसी ऑफ द केसेस का तो हवाला उस 5 जजेस के लेटर में भी दिया गया था, जहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के पेंडेंसी ऑफ द केसेस बताए गए थे 197,000 के करीब है, वेराज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहाँ पर गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी मजीद ट्रांसफर्स की, वहाँ के 16,000 के करीब बताए गए थे केसेस पेंडिंग है। जी मुई साहब। जी देखें, किसी भी मंतक के तहत ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है।
اگر کیسز کو ختم ہی کرنا ہے اور بغیر انصاف کیے کرنا ہے تو پھر ان سب لوگوں سے ہی کروا دیں ملوا کے ایک دفعہ. اور جوڈیشری کی رینکنگ کی جہاں تک بات ہے یہ ہمیں اب سکون آ جائے گا کیونکہ جو بھی سیریس قسم کے آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کے بعد سے ہماری جوڈیشری کو رینک کرنے کا تکلف بھی نہیں کریں گی کیونکہ جوڈیشری کا جو ایک بنیادی فطرت ہوتی ہے آزادی اور انڈیپینڈنس وہ اب اس ملک کی جوڈیشری میں ہے ہی نہیں. تو جس طرح بیوروکریسی رینک ہوتی ہے وہ بیوروکریسی کے رینکس کے اندر پاکستان کی جوڈیشری کو بھی کاؤنٹ کر لیا جائے گا. رائٹ, تھینک یو سو مچ موئی صاحب, بہت شکریہ. ریاست صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. حسن رضا پاشا صاحب تھینک یو فار یور ٹائم سر, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اینڈ ود دس فار اے بریک رہنما پاکستان تحریک انصاف رؤوف حسن صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. رؤوف صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار یور ٹائم. رؤوف صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. رؤوف صاحب گفتگو کا آغاز ہم لیٹر سے کرتے ہیں. آپ اینڈ یو ون آف دوز پیپل ان پاکستان تحریک انصاف who have always maintained this position. آپ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ مذاکرات جن سے ہونے چاہیے ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اور مذاکرات ہی ایک واحد راستہ ہے, واحد حل ہے ملک کو آگے بڑھانے کا. سو جہاں پر مذاکرات ہونے آپ کہتے ہیں انہی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. کیا یہ انہی مذاکرات کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آرمی چیف کو اب خط لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پالیسی اب تبدیل کیجئے, ملک کو آگے لے کر بڑھیے؟ تھینک یو علینا, بہت مہربانی آپ کی. دیکھیں میری کنٹینشن یہی رہی ہے جو آپ نے کہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فرینکلی مذاکرات وہاں ہوتے ہیں جہاں کہ طاقت ہو, جہاں کہ کچھ مل سکے, ملنے کی توقع کی جا سکے. یہ جو ہمارے مذاکرات اس حکومت کے ساتھ ہوئے ہیں جس کے 3 راؤنڈز ہوئے ہیں اس میں انہوں نے اپنی جو ریلیونس ہے اس کو بالکل بغیر کسی شک و شبہ کے اسٹیبلش کر دیا ہے. اب میں اور باتوں پہ نہیں جاتا. انہوں نے جب ہمارا دوسرا راؤنڈ ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم خان صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات کل کروا دیں گے, نیکسٹ ڈے, جس میں کہ ہم نے کہا تھا کہ وہاں کوئی کیمرز نہ فٹو, ایسی جگہ کرائی جائے جہاں کہ ہم کھل کے کانفیڈنس میں ان کے ساتھ بات کر سکیں. اور صاحب آگے بڑھ کے انہوں نے آپ کو لاسٹ اب گزشتہ ہفتے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی کمیشن بنا دیتے ہیں اور معاملے کو مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھاتے ہیں, بٹ یو اسٹل بلیو کہ ان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا تھا, لہٰذا آرمی چیف صاحب کو ہی خط لکھ کے راستہ دیکھا جا رہا ہے. دیکھیے میں اس کے پوائنٹ کے اوپر آ رہا تھا کہ جب آپ 7 دن میں ہینڈز اپ کر دیں کہ جی ہم خان صاحب سے ملاقات آپ کی نہیں کروا سکتے, ہمارے بس میں نہیں ہے, تو پھر اس حکومت کے پاس ہے کیا اس سے مذاکرات کیے جائیں. اس کے علاوہ اور بھی بڑی وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہم نے وہ مذاکرات کا جو پروسیس تھا اس کو ختم کیا. اور ہماری کنٹینشن, میری کم از کم کنٹینشن یہی رہی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاور, طاقت کا منبع ہے, طاقت انہی کے پاس ہے اور انہی کے ساتھ مذاکرات کوئی میننگ رکھتے ہیں. اب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے میں اس پہ نہیں پڑھنا چاہتا, بٹ دا فیکٹ از کہ جی ان کے ساتھ ہم انگیجڈ ہیں. کے پی کی حکومت ہمارے پاس ہے تو وہاں انگیجمنٹ موجود ہے. اب ہم 8 فروری کو جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں پنجاب میں آلریڈی رات کو چھاپے پڑنے شروع ہو گئے ہیں, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. تو یہ وزیر داخلہ تو برملا یہ بات کہہ رہے ہیں آپ سے کہ پاکستان تحریک انصاف سے درخواست کریں آپ کی جماعت سے کہ آپ احتجاج نہ کریں 8 فروری کے دن, ورنہ 26 نومبر کی طرح اگر آپ نے بات نہ مانی تو پھر وہی کریں گے اور ریاست حرکت میں آئے گی. کیا یہ ایک ملک کے انٹیریئر منسٹر کی طرف سے اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینا جائز ہے؟ کیا یہ آئینی اور قانونی طرز ہے ایک سٹیٹمنٹ دینے کی کہ وہ تھریٹن کر رہے ہیں کہ ہم 26 نومبر کو جو کیا وہ دوبارہ کریں گے؟ اور کیا کیا؟ نہتے لوگوں کے اوپر انہوں نے ڈائریکٹ گولیاں چلائیں, شہید ہوئے, مسنگ پرسنز ہیں اس وقت تک. تو کیا ملک کا انٹیریئر منسٹر دوبارہ سے اسی قسم کا کام کرنے کی دھمکی دے رہا ہے؟ کس آئین میں لکھا ہوا ہے؟ کس قانون کا, کون سا قانون ہے جو اس کی اجازت دیتا ہے؟ بٹ رؤوف صاحب آپ لوگ ایسے میں عدالتوں سے کیا پھر امید رکھتے ہیں؟ حکومت کا ایک رویہ آپ لوگ سہتے آئے ہیں اور آپ کو پریٹی مچ آپ کو یہ بات کا بھی اندازہ ہے کہ 8 فروری کو جو اقدامات کیے جائیں گے اس میں آپ لوگ تیار ہیں مزید گرفتاریوں کے لیے. اور لاہور ہائی کورٹ ابھی رجوع کیا گیا ہے مینار پاکستان جلسے کی اجازت لینے کے حوالے سے. ایک طرف گزشتہ ہفتے ہی عمران خان صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی خط لکھ چکے ہیں اور باقاعدہ طور پر وہ ڈوسیئر ان کے حوالے کیا گیا ہے, ان کے بھی اور آئینی بینچ کے سربراہ کو بھی. امید رکھ رہے ہیں آپ کہ آپ کو آپ کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ دیا جائے گا؟ ہم اپنے آئینی اور قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ تمام اقدامات کریں گے جو کہ ہم کر سکتے ہیں. اس میں پرامن احتجاج بھی شامل ہے. عدالتیں جہاں تک کا سوال ہے تو 26ویں آئینی ترمیم, میں 26ویں آئینی ترمیم کو ایک الیجیٹمیٹ چائلڈ کہتا ہوں, اور یہ تمام کچھ جو کام ہو رہے ہیں یہ اس الیجیٹمیٹ چائلڈ کے آگے الیجیٹمیٹ بچے ہیں.
ناجائز بچے ہیں، یہ تمام ناجائز بچے ہیں. اس لیے یہ تمام کام اسی لیے ہو رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو انہوں نے اپنے قابو میں رکھنا ہے، اور پی ٹی آئی کو 2.5 سال میں یہ قابو میں نہیں رکھ سکتے، اب بھی نہیں رکھ سکیں گے، اور حالات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں بہت بہت مستقبل قریب میں. رؤوف صاحب یہ ضرور بتائیے گا کہ 8 فروری کو جو احتجاج ہے، اور چونکہ آپ لوگ نے سوابی کا بھی ایک وینیو ڈیسائیڈ کیا ہے، اور اس پہ بھی سوال یہ ریز ہو رہا ہے کہ سوابی آپ لوگ کا تو وہ ہوم گراؤنڈ ہے، اصل بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ پنجاب ہے، جہاں پر آپ لوگ کو اجازت نہیں مل رہی ہے، اور جہاں پر ریاست اب جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ وہ حرکت میں آنے کا باقاعدہ طور پہ وزیر داخلہ کہہ بھی رہے ہیں. سو کس طرح سے لوگوں کو موبلائز کریں گے، گیلونائز کریں گے؟ وہی 26 نومبر کا آپ ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے علینا، جو خان صاحب کی جو ڈائریکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ سوابی میں جلسہ ہوگا، اور سوابی میں جلسے میں کو اٹینڈ کریں گے کے پی کے لوگ اور ناردرن پنجاب کے لوگ. اسی طرح سے لاہور میں جلسہ ہوگا، اور لاہور میں تمام پنجاب کے لوگ آئیں گے. اگر اس کی اجازت نہیں ملتی تو آلٹرنیٹ ان کے ڈائریکشنز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ تمام لوگ اپنے اپنے حلقوں میں یا اپنے اپنے علاقوں میں پروٹیسٹ کریں گے. وہ پنجاب میں بھی ہوگا، سندھ میں بھی ہوگا، بلوچستان میں بھی ہوگا، کے پی میں تو بہر صورت سوابی میں ہو رہا ہے. تو یہ انسٹرکشنز ہیں، انہی کے مطابق جو ہے احتجاج کیا جائے. اور رؤوف صاحب لیڈ کون کرے گا؟ گنڈاپور صاحب لیڈ کر رہے ہوں گے یا جنید اکبر صاحب لیڈ کریں گے؟ یہ پارٹی کا معاملہ ہے جی. گنڈاپور صاحب بھی ہوں گے، لیکن جنید صاحب جو ہیں وہ اس کو سارا آرگنائز کر رہے ہیں ایز ہیڈ آف پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا. رؤوف صاحب یہ بھی ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو آئی جی کے پی کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ گنڈاپور صاحب کی مرضی سے ہوئی ہے؟ میں اس سے آگاہ نہیں ہوں، لیکن لازمی بات ہے کہ چیف منسٹر کا پوچھا تو جاتا ہے. لیکن اس ملک میں ہر چیز ہی انہونی ہو رہی ہے نا، کوئی چیز آئین اور قانون کے مطابق تو ہو نہیں رہی ہے. پیچھے بھی 1 سال سے ہم لوگ ڈسسیٹسفیکشن جو ہے چیف سیکرٹری اور آئی جی کی پرسنس میں ہم کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے کانوں پہ جوں نہیں رینگی تھی، انہوں نے چینج نہیں کیا تھا. اب یہ چینج کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جی ان کا کیا رویہ ہوتا ہے. رائٹ. رؤوف صاحب 2 سوال مزید ہے اور میں چاہوں گی آپ اس پہ رسپونڈ کریں. ایک تو وزیر داخلہ سے متعلق ہی جب ان سے ایک سوال ہوا کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی کال امریکہ سے آئی ہے تو انہوں نے کہا کوئی کال تاحال نہیں آئی ہے. پھر ان سے یہی مزید سوال کیا گیا کہ اگر کال آئی تو منع کریں گے یا بات مان لیں گے، جس پر انہوں نے ایک تھمز ڈاؤن کا ایک جیسچر انہوں نے شو کیا، یعنی کہ ایک ٹھینگا دکھایا. اسی طرح کی جو ہے وہ سرخیاں بھی بنتی ہوئی دکھائی دی. آپ پاکستان تحریک انصاف کیسے رسپونڈ کرے گی اس بات پر؟ اب یہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے جو تماشے یو ایس میں کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ذرا ان کی بھی کبھی بات کر لیا کریں. اور جس کو جا کے وہ انٹرویو دینا شروع کریں، ہم ان سے بھی سوال کریں. اور ٹویٹ کر دیتا تھا کہ جی فری عمران خان. تو اس کے علاوہ انفارچونیٹلی اور بھی کام ہو جس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، بیکاز تمام ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت امپورٹنٹ ہیں، امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، باقی تمام ممالک کے ساتھ بھی. دیکھیے ہم کوئی امید لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے، بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے ہم امید لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس ملک کے اوپر کو پریشر ڈالے گا. ہم نے کوئی ایسی کسی کے ساتھ کسی سے ریکویسٹ نہیں کی، نہ ہی ہم ایسی کوئی چیز کا منتظر ہیں. تو اگر ہمارا جو ڈائسپورا ہے وہ کچھ کام وہاں کر رہا ہے اور انہوں نے کام کیا ہے، ہم اس سے فلی آگاہ ہیں. اس کے نتیجے میں اگر کچھ ہوتا ہے تو جب ہوگا دیکھا جائے گا. یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ حکومت کس طریقے سے رسپونڈ کرتی ہے. یہ ٹھینگا دکھانا وغیرہ جو ہوتا ہے یہ بچپنا ہے، امیچورڈ رسپانسز ہوتے ہیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کے بیہیویئر کی بھی شکایت کر رہے ہیں ایاز صادق صاحب سے. میں بھی آگاہ ہوں. میں نے کہا اسپیکر صاحب سے بھی وہ شکایت کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بیہیویئر سے متعلق. اسپیکر صاحب کا رویہ بھی انتہائی غیر مناسب ہمیشہ سے رہا ہوا ہے. ہمارے کچھ لوگ تھے جو کہ کہہ رہے تھے کہ شاید وہ کوئی ایک رول پلے کریں، لیکن نہ صرف یہ کہ اس میں کلیتاً وہ ناکام ہوئے ہیں، بلکہ ان کا جو رویہ ہے وہ انتہائی غیر پارلیمانی ہے اور غیر اخلاقی ہے. سو اس کے اوپر لازمی بات ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ ان سے ہم خوش نہیں ہیں بلکہ ان کے کسی بھی شخص سے ناخوش. اور کیسے یہ لوگ کچھ کر سکتے ہیں علینا ہمارے بارے میں؟ دیکھیے میں کل بھی کسی بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا کہ یہ صرف 2 پولیٹیکل پارٹیز یا 1 پولیٹیکل پارٹی اور 3 پولیٹیکل پارٹیز میں لڑائی نہیں ہے. یہ سیاسی لڑائی اس طرح سے نہیں ہے کہ پارٹی کے خلاف لڑائی کر رہی ہے. یہ سیاسی سوچوں کی لڑائی ہے. ہماری جو سوچ ہے وہ پاکستان ہے، اور ان کی جو سوچ ہے وہ ان کی جیبیں ہیں، ان کی پراپرٹیز ہیں، ان کا حرام کا مال ہے. تو یہ 2 سوچیں یکجا نہیں ہو سکتی ہیں. اس لیے ان کو یہ پتا ہے کہ جب ہم جیتیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جیتیں گے تو ان کی طرز کی سیاست کا جنازہ نکل جائے گا اس ملک سے. یہ دوبارہ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اس حساب سے تو آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے تھا مذاکرات کے لیے. دیکھیے
ایک کہا جا رہا تھا نا کہ خان صاحب بہت زیادہ جو اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چلیے یہ کہہ رہے ہیں، اتنا کہتے ہیں تو بات چیت بھی کر کے دیکھ لیے. تو بات چیت بھی ہم نے کر کے دیکھ لی ہے. جو ہمارے ان کے بارے میں جو ایکسپیکٹیشن تھی ان سے بھی برے نکلے ہیں، ان سے بھی ناکارہ نکلے ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر ہمارا خیال تھا کہ ان کے پاس کوئی رزم ہے تو وہ رزم بھی نہیں ہے. یہ تو صرف ڈگڈگی بجا رہے ہیں. رائٹ. اور جس طرح ایک انڈیپینڈنٹ سینیٹر فیصل واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو تمام چیزیں ہیں وہ اب آرمی چیف کے ہاتھ آ گئی ہیں اور آرمی چیف خود اب ملک کو لیڈ کر رہے ہیں، سو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف بھی اب بذریعہ خط تو ایٹ لیسٹ ان کو رجوع کر چکی ہے. دیکھیے واڈا صاحب کی سٹیٹمنٹ کو تو میں امپورٹنس نہیں دیتا. اگر ایسی کوئی سٹیٹمنٹ میں کہنے لگا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے گی تو پھر ہم اس کے اوپر غور کریں گے. یہ واڈا صاحب کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بالکل میں آئی ڈونٹ تھنک دے آر ورتھ ٹاکنگ اباؤٹ. رائٹ. تھینک یو سو مچ رؤف صاحب. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.